डीए न्यूज प्लस के हमारे खास कार्यक्रम चर्चा है में आप सबका स्वागत है। मैं बलबीर सिंह भारत आज आपको बताने जा रहा हूं उन बड़ी खबरों को और जो लोगों के बीच चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। इसमें जो पहली बड़ी खबर है वह विधानसभा उपचुनाव को लेकर है। झारखंड में पहले फेज में 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ ही रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर आज बुधवार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी हुई। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों की जिस पर आज उपचुनाव का मतदान हुआ। सीहोर जिले की बात करें तो बुधनी विधानसभा सीट से भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा में जाने के बाद रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है, जिसके मुकाबले कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को उतारा है। यहीं से ही कांग्रेस के बागी नेता अर्जन आर्य ने समाजवादी पार्टी की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश की दूसरी सीट विजयपुर से कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा ने यहां से सीताराम को मैदान में उतारा है। अब बात करें आज हुए मतदान के प्रतिशत की तो बुधनी में शाम 5 बजे तक 72.37% मतदान हुआ। वहीं शिवपुर जिले के विजयपुर विधानसभा में 75.27% वोट पड़े हैं। वोटों का यह प्रतिशत लोकतंत्र में जिस हिसाब से पड़ा है एक बेहतर आंकड़ा बताता है। इतने लोगों का मतदान में आना वाकई एक अच्छी खबर है। अब आपको बताएं, केरल की प्रतिष्ठित वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद यहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव मैदान पर है। उनके मुकाबले में भाजपा की नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्येंद्र मोकेरी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि अगर यहां से प्रियंका गांधी चुनाव जीतकर आती हैं तो यह गांधी खानदान की एक और सदस्य बनेंगी जो लोकसभा की सीढ़ियों पर चढ़कर लोकसभा के अंदर बैठेंगी। अब आपको 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की जानकारी देते हैं। प्रदेश के अनुसार पहली जो खबर है वह है पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें सिताई, मेदिनीपुर, नेहाटी, हरवा, तलडांगरा, मदारीहाट। असम में 5 सीटें बेहाली, धोलाई, सामागुड़ी, बोंगाईगांव, सिदली और कर्नाटक में 3 विधानसभा सीटों पर चन्नपटना, शिग्गांव, सुंदूर। गुजरात में 1 सीट और केरल में 1 सीट चेल्लाकारा, मेघालय में 1 सीट गैम्बरगर, राजस्थान में 60 सीटें दौसा, झुंझुनू, देवली, उनियारा, रामगढ़, खियूसर, सलुम्बर और 84। बिहार 4 सीटें बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़। मध्य प्रदेश की 2 सीटें बुधनी और विजयपुर और छत्तीसगढ़ की 1 सीट रायपुर दक्षिण। अब हम आपको झारखंड चुनाव को लेकर आपको साझा बताते हैं कि यहां पर पार्टियों की चुनावी रणनीति क्या है। झारखंड चुनाव के पहले फेज में भारतीय जनता पार्टी ने 36, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 23, कांग्रेस ने 17, बहुजन समाज पार्टी ने 7, राष्ट्रीय जनता दल ने 5, जनता दल यूनाइटेड ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं और एजेएसयू ने 4, एलजीपीआरबी ने 1 उम्मीदवार उतारा है। कुल मिलाकर एनडीए के 43 और इंडिया अलायंस के 45 कैंडिडेट हैं। इसके साथ ही 158 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड के पहले चरण के मतदान के बाद जिन वीआईपी कैंडिडेट की किस्मत ईवी में बंद है उनमें प्रमुख नाम है झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा। सरायकला में बीजेपी नेता चंपई सोरेन का मुकाबला जेएम के गणेश महाली से होगा। दिलचस्प बात यह है कि चंपई सोरेन चुनाव के ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, जबकि दूसरी ओर गणेश महाली ने भाजपा से टिकट कटने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। वहीं जमशेदपुर पूर्व में बीजेपी की पूर्णिमा दास के सामने कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार होंगे। पूर्णिमा रघुवर दास की बहू है, जबकि अजय कुमार पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और जमशेदपुर के सांसद रह चुके हैं। मतदान के दौरान हम आपको बताते हैं कि
कुछ जगहों पर हल्की झड़प और कुछ जगहों पर हिंसा की खबरें आई हैं। आपको बताते हैं कि आज मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना जिले के जगदल इलाके में कुछ लोगों ने टीएमसी नेता अशोक साहू पर बम फेंके और गोलीबारी की। इसमें उनकी मौत हो गई। वे टीएमसी के पूर्व वार्ड अध्यक्ष रह चुके हैं। राजस्थान के देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को गुस्से से झापड़ जड़ दिया। वे समरावन मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिहार के तरारी विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। दोनों गुटों में हुई मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। एक युवक का सिर फट गया। पुलिस ने यहां फ्लैग मार्च निकाला, जिसके बाद स्थिति कंट्रोल में आई। रायपुर में भी हल्की झड़प की खबर है। हम आपको बता दें कि रायपुर के नयापारा पोलिंग बूथ पर करीब खड़े होने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को भिड़ने से हटाया, जबकि दूसरी ओर चंगोरा भाटा के बूथ में वोटर्स के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोहा पार्टी रखी थी। तो यह दो नज़ारे आपको बता दें कि एक बूथ पर झड़प हुई, जबकि दूसरी बूथ पर कांग्रेस पोहा पार्टी देते हुए दिखी। तो एक नज़ारा था रायपुर में। रायपुर में इस बार मतदान बहुत कम हुआ है। पिछले चुनाव में 54 से ऊपर प्रतिशत मतदान होता था। इस बार जो खबरें आ रही हैं, रायपुर में लगभग 50% मतदान हुआ है। अब आपको हम बता दें कि ये जो चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, यह आने वाले टाइम में देश की दिशा तय करेंगे। जी हाँ, अगर मतदान जैसे झारखंड के बारे में कहा जाता है कि झारखंड का जो पहला चरण का चुनाव होता है, वहाँ जिस पार्टी ने बाजी मार ली वह सत्ता पे काबिज हो जाता है। और जो वहाँ से खबरें आ रही हैं सामने निकलकर, वह बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा यहाँ पर बाकी पार्टियों पर भारी पड़ने वाली है। और ये झारखंड की परंपरा रही है कि हर 5 साल के बाद सत्ता दल को वो सत्ता से हटाकर विपक्ष को सत्ता पे बैठाती है। और यही दिख रहा है कि भाजपा अभी सत्ता से बाहर है और भाजपा के सहयोगी जो हैं वो सत्ता से बाहर हैं। अगर ये चुनाव जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं, अगर ये सत्य साबित होता है तो भाजपा और उसके गठबंधन झारखंड में मैदान पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की बुधनी में जो चुनावी नज़ारा देखने को मिला है, वहाँ पर भी ये समझ में आ रहा है कि बुधनी में भाजपा रिपीट होगी। रायपुर की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर जो रुझान है वह स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा अपना जो 34 साल से परचम लहराए हुए है वह अभी और 5 साल जारी रहने वाली है। अब बात करें देश के सबसे चर्चित वायनाड सीट की, तो वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी स्पष्ट बहुमत से जीतती नजर आ रही है। गांधी खानदान एक बार और एक सांसद दे रहा है देश को, जो लोकसभा में जाकर बैठने वाली हैं। तो ये है आज के मतदान की स्थिति। मतदान झारखंड में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, सब जगहों पर जो 10 राज्य हैं जहां पे मतदान हुआ है, वह एक देश को नई दिशा देगा, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। अब बात करते हैं अगली खबर की जो चर्चा में है। वह है बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। दरअसल जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की है और कहा है कि अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए।
घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूर की जाए। अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो अपने खर्चे पर दोबारा प्रॉपर्टी बनवाकर उसे देना होगा जिसका घर गिराया जाएगा, और एक निश्चित मुआवजा भी उसे देना होगा। मामला था उत्तर प्रदेश का। मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेम ए हिंद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए आरोप लगाया था कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने दलील दी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा हम आपको बताते हैं। फैसले को लेकर जस्टिस गवई ने कहा कि हर इंसान का सपना होता है कि उसका आश्रय कभी न छीने। हर किसी की उम्मीद होती है कि उसका अपना घर सुरक्षित रहे। इस मामले में सवाल यह था कि क्या सरकार किसी ऐसे व्यक्ति का घर छीन सकती है जिस पर कोई अपराध या आरोप लगा हो। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इस कारण से नहीं गिराया जा सकता कि उस पर अपराध का आरोप है। जस्टिस गवई ने साफ किया कि आरोप की सच्चाई का फैसला सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका ही कर सकती है और यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, कानून का शासन ही लोकतंत्र का मूल आधार है और यह मुद्दा आपराधिक न्याय प्रणाली में निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि किसी आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को बिना किसी पूर्वाग्रह के होना चाहिए। अंत में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राज्य में कानून व्यवस्था बनाए। राज्य के मनमानी पर रोक लगाई। अदालत ने कहा कि हमने संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है। यह व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अदालत ने कहा कि सत्ता के मनमाने प्रयोग की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से हो रही कार्रवाई को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी की और कहा कि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं की कार्रवाई को नहीं किया जाएगा। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और नोटिस की संरचना के बाहर चिपकाना भी जाएगा। मतलब यह कि जिस मकान को तोड़ा जा रहा है उसके बाहर जो नोटिस जारी की जाए उसे डाक से भेजा भी जाए और उस घर के बाहर चिपकाया भी जाए। नोटिस तामील होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए संरचना के मालिक को 15 दिन का समय दिया जाएगा। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। गाइडलाइन में उन्होंने आगे कहा कि कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। जी हाँ, इनके लिए एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए इन सब कार्यवाही के लिए। नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। आज इतना ही था चर्चा में। इसी तरह अन्य मुद्दों पर हम आपसे हमारे प्रोग्राम चर्चा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।